नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद राय, न्यूरोलॉजिस्ट, चौथराम हॉस्पिटल। आज मैं मिर्गी के विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मिर्गी बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ समाज में प्रचलित हैं। मैं चाहता हूँ लोग इसको जानें और समझें। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। अगर प्रॉपरली इसको समझा जाए, इसको पहचाना जाए और इसका इलाज किया जाए तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सर, मिर्गी और मिर्गी का दौरा क्या होता है सर? देखिए, मिर्गी के दौरे को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हम ब्रेन की फंक्शनिंग समझें। ब्रेन एक कंट्रोलर है पूरी बॉडी के फंक्शंस का। ब्रेन ही है जो अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द बॉडी है। अगर हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, हाथ हिला पाते हैं, ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। देखने के लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये इसलिए हिला पा रहा हूँ क्योंकि इसको हिलाने का आदेश, ऑर्डर जो है वो ब्रेन से जनरेट हो। नॉर्मली ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, दो आधे हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। जो राइट साइड का हिस्सा है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल होता कैसे है? बेसिकली ये कंट्रोल होता है विद्युत तरंगों के माध्यम से। ये हाथ हिल रहा है क्योंकि यहाँ से जो ऑर्डर जनरेट हुआ वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में शुरू हुआ और वो आया नीचे स्पाइनल कॉर्ड में और यहाँ नसों के द्वारा इस हाथ तक आया, तब ये हाथ। अगर मैंने यहाँ छुआ और मुझे एहसास हुआ कि ये ठंडा है या गर्म है, ये इसलिए हुआ क्योंकि वही नसें ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले गई और ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि ये ठंडा है, हाथ हटाया गया। कहने का मतलब ये है, ये जो कंट्रोल है ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है, कुछ विद्युत तरंगों के माध्यम से होता है। कहने का मतलब हर किसी के ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है। मिर्गी में एक्चुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नॉर्मल हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कुछ शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है, स्पार्क हो जाता है और कुछ ऑर्डर अपने आप पास हो जाते हैं जो हम नहीं पास करना चाह रहे थे। ब्रेन अपने आप ये हाथ हिलने लगा। ये इसलिए हिला क्योंकि ये हिलाने का ऑर्डर हम नहीं चाह रहे थे और ये वहाँ से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया और इसने हाथ को हिला दिया, जिसको आप मिर्गी कहते हैं। तो मिर्गी एक्चुअली ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, ब्रेन की विद्युत तरंगों की गड़बड़ी से पैदा होती है। सर, मिर्गी कितने प्रकार की होती है? मिर्गी के प्रकार निर्भर करते हैं इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की गड़बड़ी के आधार पर। मान लीजिए ये किसी एक एरिया से सिग्नल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं या एबनॉर्मल विद्युत तरंगें पैदा हो रही हैं, तो उसको हम फोकल या लोकलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। और अगर एक साथ पूरे ब्रेन से ये डिस्चार्ज आए तो उसको हम जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी को एपिलेप्सी की बीमारी भी कहा जाता है। सर, मिर्गी की बीमारी के क्या लक्षण हैं? देखिए, मिर्गी की बीमारी के लक्षण डिपेंड करते हैं ब्रेन के किस हिस्से से ये गड़बड़ी पैदा हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अलग अलग एरियाज, देखने का एरिया अलग है, हाथ हिलाने का एरिया अलग है, पाँव हिलाने का एरिया अलग है, ठंडे गर्म के एहसास का एरिया अलग है। अगर ये गड़बड़ी विद्युत तरंगों में जो गड़बड़ी पैदा हो रही है वो विजन एरिया से हो तो मिर्गी के मरीज को देखने में गड़बड़ी हो सकता है, कुछ देर के लिए देखना बंद हो जाए या कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देने लगे जो एक्चुअली है ही नहीं। सिमिलरली अगर ये हाथ के एरिया से जनरेट हो तो हाथ में मूवमेंट शुरू हो सकता है और जर्क आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। या सेंसरी एरिया से हो जहाँ से ठंडे गर्म का एहसास होता है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा और अचानक कुछ अजीब ठंडा या गर्म महसूस होगा हाथ में या पाँव में। तो इसके लक्षण एक्चुअली डिपेंड करते हैं किस पार्ट ऑफ ब्रेन में ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। और अगर अचानक से ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा इनमें इन्वॉल्व हो जाए तो बेहोशी, गफलत भी आ सकती है, जिसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। अचानक चारों हाथ पाँव में झटके आ सकते हैं जो कि ब्रेन के बड़े हिस्से या पूरे ब्रेन से एक साथ गड़बड़ी उत्पन्न होने का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर साहब, मिर्गी के क्या कारण हैं?
मिर्गी कई कारणों से पैदा हो सकती है। मेनली इसका सिंपल सा चीज़ है, जो जैसा कि मैंने बताया, मिर्गी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी पैदा हो सकती है ब्रॉडली 2 कारणों से। या तो ब्रेन में ही कुछ गड़बड़ हो, कुछ गड़बड़ का मतलब कोई गठान हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई चोट का निशान हो सकता है, या बचपन से ही किसी किसी के ब्रेन में कुछ एबनॉर्मलिटी, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। जैसे किसी की 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं, वैसे ही ब्रेन की बनावट में कुछ फर्क हो सकता है जो कि जन्म से है। ये कुछ कारण हैं जो ब्रेन की गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन, गठान, चोट या ब्रेन की बनावट में कोई फर्क, ये उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिसरप्ट कर सकते हैं, उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और दौरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में कुछ चेंजेस भी ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी में नमक की मात्रा, शक्कर की मात्रा या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ना होना भी जरूरी होता है। मान लीजिए आप ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या कोई टॉक्सिन्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये चीज़ें भी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हैं और ये दौरा उत्पन्न कर सकती है। मान लीजिए आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है, ये चीज़ें भी ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करके दौरा उत्पन्न कर सकती है। मतलब बॉडी के इक्विलिब्रियम में, बॉडी के ब्लड की कंस्टिट्यूएंट्स में फ़र्क आने से भी दौरा हो सकता है और ब्रेन में पर से कोई स्ट्रक्चरल गड़बड़ी होने से भी दौरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये मिर्गी के दौरान जो भी ट्रिगर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं सर? मिर्गी के मरीजों में मान लीजिए, देखिए, मिर्गी की बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लगातार बनी रहने वाली। ये बीमारी ऐसी है जिसमें बीच बीच में दौरे आते हैं। दौरे के अलावा मरीज बिल्कुल ठीक रहता है, उसकी ज़िंदगी में और कोई फ़र्क नहीं रहता है। मान लीजिए आज दौरा आया, दौरा हार्डली 1 से 2 मिनट रहता है। दौरे के बाद कुछ देर तक गफलत रह सकती है, कुछ फंक्शनिंग में इफेक्ट रह सकता है। उसके अलावा 2 दौरों के बीच में मरीज बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बार बार दौरे उत्पन्न कराता है, जो दौरे का ट्रिगर होता है। जैसे कि किसी को चोट का निशान है ब्रेन में, या किसी को स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी थी, जन्म से ही कोई गड़बड़ी थी बनावट में, फिर भी उसको लगातार दौरे तो नहीं चलते हैं, दौरे बीच बीच में आते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा होता है जो दौरे को ट्रिगर करता है। वो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस, मतलब दिमागी रूप से तनाव, धूप में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से कुछ दौरे उत्पन्न हो सकते हैं, खाने का टाइम नियमित ना होने की वजह से कुछ दौरे हो सकते हैं, नींद पर्याप्त ना होने की वजह से कुछ दौरे हो सकते हैं, और जो मरीज ऑलरेडी दौरे की दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें सबसे कॉमन कारण होता है कि वो दवाइयाँ प्रॉपर टाइम से ना लेना या दवाइयाँ छोड़ देना बिना डॉक्टर की सलाह से। इस कारण से दौरे और ज़्यादा सीवियर या और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिनको हमें अवॉइड करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि दौरा उत्पन्न ना हो। डॉक्टर साहब, मिर्गी का उपचार संभव है क्या? जी बिल्कुल, मिर्गी का उपचार करीब 80% जो मिर्गी होती है वो दवाइयों से कंट्रोल की जा सकती है। कुछ 20% मिर्गी के दौरे ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों से पूरी तरह कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है और उन मरीजों में हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स होते हैं, कुछ खास पेशेंट होते हैं जिनमें हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और उनमें कुछ एक जांचें होती हैं, ब्रेन में कुछ गड़बड़ी हमें मिलती है जिसमें उस गड़बड़ी को हम ब्रेन से ऑपरेशन द्वारा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई चोट का निशान है या कोई जो ब्रेन की बनावट में फ़र्क है जिसके कारण बार बार दौरे उसी जगह से उत्पन्न हो रहे हैं और दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, तब उस केस में हम ऑपरेशन करके उस गड़बड़ हिस्से को निकाल देते हैं और दौरे का उत्पादन। पर ये मान के चलिए कि 80% मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन ये है कि दौरे के दौरान क्या करना चाहिए लोगों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली दौरे के दौरान जब मरीज को फिट्स बढ़ रहे हैं उस समय हमें चाहिए कि मरीज को
ज़मीन पे लेटा दिया जाए या आसपास कोई बिस्तर है तो बिस्तर पे लेटा दिया जाए, क्योंकि दौरा आधे से 1 मिनट तक ही रहता है। 80 से 90% दौरे इससे ज़्यादा नहीं रहते। दौरे के दौरान मरीज को चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए वो कुर्सी पे बैठा है या किसी सीढ़ियों से उतर रहा है या छत पे है या ड्राइव कर रहा है, ये सारी सिचुएशन खतरनाक हो सकती है। ये दौरे पर से मरीज को उतना नुकसान नहीं है जितना दौरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से उसको नुकसान हो सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। हमें चाहिए, अगर दौरा पड़ रहा है, व्यक्ति हमारे सामने है, तो उसको कंफर्टेबल, उसके आसपास चोट लगने वाली चीज़ें हटा दी जाएं, उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हों, उसको सफिशिएंट हवा, ऑक्सीजन मिलने के लिए स्पेस हो। अगर उसने टाई पहन रखी है या बटन लगा रखा है तो उसको लूज कर दें, उसके गले के आसपास कोई चीज़ें ना हों। और इसके अलावा उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश ना करें, उसकी नाक बंद करने की कोशिश ना करें। हमारे यहाँ कुछ लोग जूता सुंघाना या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। उसके मुंह में कुछ डालने की, उसको पानी पिलाने की या चम्मच से दांत खोलने की, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ज़रूरत है तो वो ये है कि उसको लिटा दें, कोशिश करें एक करवट से लिटा दें उसको, ताकि दौरे के दौरान अगर कुछ उल्टी या मुंह से लार वगैरह आती है तो वापस फेफड़े में ना चली जाए, उसलिए उसको एक करवट से लिटा दें। उसके आसपास भीड़ न लगाएं, ऑक्सीजन उसको हवा पर्याप्त मिलने दें और कोशिश करें इमीडिएटली, अगर दौरा 2 मिनट में ठीक नहीं होता है, उसको होश नहीं आता है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, उसके मरीज परिवारजनों को इन्फॉर्म कर दें। डॉक्टर साहब, मिर्गी के मरीज को क्या क्या सावधानी चाहिए? देखिए, मिर्गी का मरीज में लगातार गड़बड़ी रहने वाली बीमारी नहीं है। बीच बीच में दौरे आते हैं, और उन्हीं से रिस्क रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मिर्गी का मरीज की दौरे की फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए वो दवाइयाँ प्रॉपरली लें। दवाइयाँ प्रॉपरली लेने का मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ दवाइयाँ लें, रोज़ टाइम से भी लें। हर दवाई का असर का टाइम फिक्स होता है कि 12 घंटे असर करेगी या 24 घंटे असर करेगी। तो हमें चाहिए कि वो फिक्स टाइम जो है ना हम लें। ऐसा ना हो कि कभी 8 बजे कभी 12 बजे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि उसके ब्लड में जो दवाई की मात्रा है वो कम हो जाएगी जिस समय आप घंटे देरी से दवाई ले रहे हैं, और वो एक फैक्टर होगा फिर से दौरा पैदा करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दवाइयाँ प्रॉपरली लें, टाइम से लें। दूसरी चीज़, अपनी मर्जी से दवाई बंद ना करें। यूजुअली इन मरीजों को 2 से 3 साल की ज़रूरत रहती है दवाइयों की। अगर 2-3 साल दवाइयाँ अगर दौरे नहीं पड़ते हैं तो डॉक्टर खुद धीरे धीरे दवाइयाँ बंद करने की कोशिश करते हैं। अपनी मर्जी से बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ बंद नहीं करें। इसके अलावा कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जिनको दौरे के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग, क्योंकि अगर ड्राइविंग के दौरान दौरा पड़ता है तो उससे न सिर्फ मरीज की जान को बल्कि दूसरे लोगों की जान को जो रोड पे चल रहे हैं उनको भी खतरा है। तो ड्राइविंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्विमिंग या ट्रैकिंग या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें किसी मशीन पे काम करने वाली चीज़ें, इन चीज़ों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर मरीज ऑलरेडी ड्राइवर है या किसी हैवी मशीनरी पे काम करता है तो अगर हो सकता है तो इन चीज़ों से बचें, या कुछ ऐसी जगह जॉब चेंज कर सकें या अपनी पोस्टिंग चेंज करा सकें तो वो कोशिश करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक दौरे के 6 महीने या 1 साल तक तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिनसे कि खुद की जान को या दूसरे की जान को खतरा हो। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि दौरे का मरीज बाथरूम भी अंदर से लॉक ना करे, कम से कम 3 से 6 महीने दौरे पड़ने के अंदर। वो इसलिए क्योंकि अगर उसको अंदर दौरा पड़ता है तो उसको हेल्प करने वाले उस तक पहुंच नहीं पाएंगे और ये दिक्कत रहेगी। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मिर्गी के मरीज क्या एक अच्छा जीवन जी सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मिर्गी बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत सेलिब्रिटीज़ को, बहुत से स्पोर्ट्समैन को, बहुत से ग्रेट लोगों को ये बीमारी रही है और इनके बावजूद वो अपने जीवन में वो अचीव कर पाए हैं, उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है। तो मिर्गी की बीमारी से ऐसा नहीं है कि उसकी जीवन में दूसरी बातें अफेक्ट होनी चाहिए। बस
ये है कि उसको समझना चाहिए, उसका इलाज पूरा लेना चाहिए, उसको पूरी तरह से ठीक किया जाना चाहिए। मिर्गी का मरीज अपनी ज़िंदगी दूसरों लोगों की तरह व्यतीत कर सकता है, जॉब कर सकता है, शादी कर सकता है और अपने जीवन में दूसरी सफलताएं हासिल कर सकता है, जैसा कि दूसरा व्यक्ति कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते।